हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गया गाइडेंस प्रोग्राम के कक्षा 10th के क्रैश कोर्स में मैं डॉक्टर कुमारी उषा आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जैसा पढ़ा था। आज की कक्षा में हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे ताकि आने वाली परीक्षा में आपसे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पर मैंने जो भी कंटेंट दिए हैं बच्चों, वो एज ए क्वेश्चन कम आंसर फॉर्म में ही है, तो आप इसको इसी तरह से समझेंगे, साथ ही इसी तरह से कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपके सब्जेक्टिव के जो कॉपी होते हैं उसमें आप ऐसे ही लिखेंगे, चाहे वो 2 नंबर के मार्क्स हो के क्वेश्चन हो या 5 नंबर के। साथ ही कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। बच्चों, हमारा सबसे पहला स्लाइड ये कहता है हाइड्रोकार्बन। जैसा कि नाम से ही पता है, हाइड्रोकार्बन ऐसा यौगिक, आप जानते हैं कि 2 तत्व मिल करके किसी यौगिक का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर करके जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की पूरी वैलेंसी के साथ अपने आप को सेटिस्फाइड रखता है, फुलफिल करता है। जैसे कि आपको पिछली कक्षा की बात याद होगी या आगे भी अभी किसी आप स्लाइड में देखेंगे कि अगर कार्बन सेंटर में है और उसके 4 वैलेंसी है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जो है वो अटैच होता है और उसको फुलफिल करता है। जैसे यहाँ ये लिखा हुआ भी है कि कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन की यौगिक को हम संतृप्त यौगिक या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा बच्चों है असंतृप्त कार्बन, यानी असंतुष्ट है, यानी वो 2 या 3 बॉन्ड बनाता है और बनाने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, इस कारण उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके बारे में हम थोड़ा और आगे जानते हैं। जैसे लेट सपोज कि अगर क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं और हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। अगर क्वेश्चन आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, तो आप उसमें ये पूरी चीजें लिखेंगे कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता एकल आबंध से संतुष्ट रहते हैं, यानी सिंगल चेन। जैसे इसका एग्जांपल पैराफिन है, जैसे CC आप यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ CH के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो वैसे को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन करेंगे। साथ ही हम इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 जो कि आपको पता है वो लिखेंगे, जहां n नंबर जो है वो नंबर ऑफ कार्बन की है और इसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। इसे थोड़ा सा हम और यहाँ समझते हैं, जैसे कि एल्केन कहते हैं, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का N इज द नंबर ऑफ कार्बन, अनुसूत्र CH4 C2H6 C3H6 और उसका नाम क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो हम पढ़ते हैं। तो एल्केन परिवार के सदस्य को समजातीय श्रेणी के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि होमोलोगस सीरीज क्या है या समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो आप उसमें ये आंसर भी लिख सकते हैं कि वैसे कार्बन कंपाउंड जो या जिनके सदस्य किसी खास प्रक्रिया से अरेंज होते हैं, जैसे CH4 C2H6 C3H6, इसको जब आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हर एक में, जैसे मीथेन से अगर आप इथेन को देखें तो मीथेन से इथेन में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर आपको दिखेगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ 1 कार्बन ज्यादा है। इथेन से आप प्रोपेन को देखें तो यहाँ भी वही स्थिति है, 1 कार्बन ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन की उसमें गैपिंग आपको दिखेगी। तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे, समजातीय श्रेणी कहेंगे। दूसरा बच्चों आता है असंतृप्त कार्बन। तो ये जो कार्बन के जो चेन बनते हैं वो ओपन चेन वाले होते हैं। ओपन चेन क्या होते हैं, साइक्लिक चेन भी होते हैं, तो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वो हाइड्रोकार्बन जो कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताओं यानी हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं होते हैं, साथ ही वो डबल बॉन्ड बनाते हैं या द्विबंध बनाते हैं, त्रिबंध बनाते हैं, उन्हें हम
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं और साथ ही उसको हम एल्काइन भी कहते हैं। नाम भी याद रखना बड़ा आसान है। एल्केन में यहाँ NNE होता है, उसको हटा करके हम यहाँ एल्कीन ENE और YNE लगा देते हैं। अब आते हैं, देखिए आप, नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि आप किसी हाइड्रोकार्बन का या कोई भी केमिकल स्ट्रक्चर दिया हुआ उसका आप नामकरण कैसे करेंगे, उसका क्या नाम है, मिथाइल है, इथाइल है, 2-मिथाइल डाइमिथाइल प्रोपेन है, ट्राइमिथाइल इथेन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो अक्सर क्या होता है, या तो स्ट्रक्चर दिया होता है उसका नाम लिखना होता है, या नाम दिया होता है उसका हमें स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो उसे हम थोड़ा यहाँ देखें, पहले तो उसकी प्रक्रिया को समझें कैसे हम नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले नाम करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। आप देखते हैं सी 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 सी, तो जो बीच का जो पोर्शन होता है जिसको हम रूट भी कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, उसका सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे और उस यौगिक को हम क्या कहेंगे, एल्कीन का व्युत्पन्न मानेंगे। क्योंकि आप अभी जान रहे हैं कि चाहे तो वो एल्केन होगा, एल्कीन होगा या एल्काइन होगा, तो सबसे हम उसको कंसिडर करेंगे। उसको कंसिडर करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि चयन किए गए श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं का अंक उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से प्रतिस्थापित मूलक वाले कार्बन परमाणुओं को न्यूनतम अंक मिले। यानी वहां से अगर कोई सब्स्टिट्यूट बना हुआ है तो वो 2 पे आता है, 3 पे आता है, इस तरह से उसको हम काउंट करेंगे और लास्ट में फिर हम उसके पेरेंटिंग हाइड्रोकार्बन का नाम लेते हुए हम उसको लिखेंगे। जैसे हम आगे की स्लाइड में इसको और क्लियर करेंगे। अभी बच्चों आप थोड़ा सा और यहाँ देख लें, ये और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिहाज से केवल दिया गया है। जैसे कि अभी आपने देखा कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तो अगर हम यहाँ नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल को डालें और यहाँ एल्केन है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो वो आप देखें। अगर हम एक कार्बन एटम को रखते हैं तो उसका साधारण नाम क्या है, मीथेन है, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो हमने एक कार्बन रखा है तो 1, और H2 होगा तो 2 होगा, N इज द 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे और 2 ऐड करेंगे, तो हमारा जो मीथेन का जो सूत्र मिलेगा, अनुसूत्र मिलेगा, वो क्या मिलेगा, CH4 मिलेगा, और उसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। उसी तरह से अगर हम 2 कार्बन लेते हैं तो CnH2n2 को यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 आ जाएगा और ये उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा आप देखें प्रोपेन, इसके बाद प्रोपेन के बाद पेन क्या होता है, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इस तरह से हमारा ब्यूटेन, ये हमारे नंबर पर कार्बन के हिसाब से उसका नाम बदलते जाता है। अब आते हैं असंतृप्त कार्बन की ओर। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले लंबी श्रृंखला के कार्बन का चयन किया जाता है और परमाणुओं का अंकन करते समय उसके द्विबंध या त्रिबंध के कार्बन परमाणु को न्यूनतम अंक प्राप्त हो, ये हम प्रक्रिया को अपनाते हैं। जैसे अभी आप देखें कि एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त कार्बन होते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं जैसा आप जानते ही हैं। तो इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n, साधारण सा सूत्र है, और एल्काइन का क्या होगा, CnH2n-2, यही अंतर है। तो यहाँ पर वही हम n की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन है, तो यहाँ 2 कार्बन, 3 कार्बन, 2 कार्बन है तो वैल्यू को पुट करेंगे तो C2H4 इथिनीन, और इसका IUPAC नेम, IUPAC नेम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ये एक संस्था है जो 1958 से जो भी रसायन के क्षेत्र में खोज हो रही है तो उनके यौगिकों का वो नाम देने की कोशिश करता है। अगर हम इस तरह से एल्काइन में देखें तो पढ़ने में भी थोड़ा सा अंतर हो जाता है, इथीन और यहाँ इथाइन, यहाँ प्रोपीन, यहाँ प्रोपाइन। अब इसको और थोड़ा आप देखें, कुछ जैसे आप इसको घर में भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हम एल्कीन की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसे मीथेन में तो नहीं होता है तो उसको हम नहीं कैरी करेंगे। दूसरा देखिए, अगर 2 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो यहाँ इथीन की जगह CnH2n रखा हुआ है, यहाँ इसका वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा इथीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, C2H4 मिलता है, और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया।
अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप डबल बॉन्ड देखेंगे आप समझेंगे कि ये असंतृप्त कार्बन है और उसमें कौन है, एल्कीन है। अगर प्रोपेन देखते हैं तीसरा, क्योंकि 3 नंबर जब कार्बन के होते हैं तो उसका नाम क्या होता है, प्रोपेन होता है। तो अब देखिए यहाँ C3H3 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा C3H6 वैल्यू आता है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इसी तरह से जब हम एल्काइन की बात करें तो एल्काइन कहने के ही का मतलब होता है कि उसमें हम -2 करेंगे, जो भी इन हाइड्रोजन की वैल्यू आएगी उसमें से हम 2 माइनस करेंगे और साथ ही वहां पे जो बॉन्डिंग होगी वो 3 कार्बन की बॉन्डिंग होगी। आप यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम की बॉन्डिंग होगी। तो आप यहाँ देखिए यहाँ ये बॉन्डिंग हो रही है, इथीन CnH2n-2 C2H2 वैल्यू हमारा आया और इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको इसको लिखने में आराम होगा, आप इस तरह से लिखेंगे। प्रोपाइन का देखें तो यहाँ C3H4 है, तो कार्बन को हमने कैसे अरेंज किया है, 3 कार्बन सीरीज में अरेंज है लंबी श्रृंखला में, और हाइड्रोजन जो है वो 3 हाइड्रोजन यहाँ अरेंज है और 1 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अरेंज है आपका, और 3 बॉन्डिंग है यानी ये एल्काइन है। तो ये समझने के लिहाज से भी आपका हो जाएगा। दूसरा आप बच्चों ये चार्ट देख रहे हैं, ये है नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये एक लिस्ट मैंने दे दिया है ताकि आपको कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या को बढ़ाएंगे उसका नाम जो है वो बदलता जाएगा और ये रूट नेम हमेशा हर फॉर्म में, चाहे वो संतृप्त हो असंतृप्त हो, उसमें वही रहता है। तो जैसे 1 कार्बन मीथेन, 2 इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, 7 हेप्टेन, 8 ऑक्टेन, 9 नियॉन, 10 डेका। लेकिन हमें उतनी की जरूरत नहीं है, हमारा 7 तक से ही काम चल जाता है, तो हम वही तक को ध्यान में रखेंगे खास करके इस क्लास के लिए। फिर एल्केन में हम जाएंगे तो यहाँ पर भी कोई अंतर नहीं है। अब देखिए बच्चों इसको अंडरलाइन भी किया गया है, यहाँ अंतर केवल ANE है, यहाँ ENE है और YNE है। एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है। और यहाँ पर देखिए आप मीथेन, यहाँ इसको मीथीन पढ़ेंगे, यहाँ मीथाइन पढ़ेंगे, यहाँ इथीन पढ़ेंगे, इथेन, इथीन, इथाइन। तो पढ़ने में भी कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। साथ ही यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, वो भी अच्छा है आपके लिए कि आप इसे 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे या पॉज करके पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों एक क्वेश्चन और आता है कि आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से क्या समझते हैं, या इसको हम सुगंधित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसा होता है कि जब जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो 2 में होते हैं, एक तो होते हैं चेन फॉर्म में होते हैं, रिंग फॉर्म में होते हैं, तो खैर अभी उतना हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन जब कार्बन कंपाउंड रिंग फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम एरोमेटिक कार्बन कहते हैं और इसका जो मेन जो बेस होता है वो बेंजीन से शुरू होता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो मीथेन से शुरू होते हैं, CH4 से ही उसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है, C2 फिर H6 आता है, C3H8 आता है। तो उसी तरह से एरोमेटिक कार्बन का जो बेस होता है वो बेंजीन से शुरू होता है। अब यहाँ देखिए बेंजीन को, यहाँ कार्बन जो है वो 3 रिंग फॉर्म में अरेंज है और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण हो जाता है। इसी के साथ एक और आता है बच्चों एल्कील ग्रुप। एल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जब हम मीथेन जो हमारा बेसिक यूनिट है उसमें से 1 हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं तो उसको हम कहते हैं एल्कील। ये एल्कील फॉर्म हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इस हाइड्रोकार्बन के साथ कोई और एलिमेंट जुड़ कर करके एक नया यौगिक या नया कंपाउंड बना सके। जैसे आप यहाँ देखिए, इसकी चर्चा हम आगे और करेंगे। जैसे ये हाइड्रोजन कंपाउंड है, मीथेन है, इसमें से हमने एक H को हटा दिया तो ये क्या हो गया, इसको हम पढ़ेंगे मिथाइल। मिथाइल क्यों पढ़ेंगे, मिथ तो ये इसका रह गया, लेकिन ये एल्काइल होने के कारण यहाँ से YL ग्रुप हम इसमें ऑलरेडी अपने आप अटैच कर देंगे और इसको हम मिथाइल पढ़ेंगे। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। यहाँ पर अभी तक हमने +2 पढ़ा था अभी तक एल्केन के लिए, लेकिन यहाँ पर ये एल्काइल के लिए क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी -1 कहें या यहाँ पर 2n+1 कहें, बात एक ही है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे आने वाले स्लाइड में हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया एल्काइल में से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, तो क्यों हटाया, तो इसलिए हटाया ताकि कुछ अलग जो एलिमेंट्स हैं वो उसके साथ अटैच हो, तो उसको क्या कहेंगे फंक्शनल ग्रुप।
ये क्वेश्चन भी आता है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। ऐसे तो यहाँ ये किताब का दिया हुआ, लेकिन मैंने अपनी भाषा में इसको लिख दिया है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह जो किसी भी यौगिक के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं अभिलक्षणीय समूह या फंक्शनल ग्रुप कहे जाते हैं। आप यहाँ भी देखिए कि किसी कार्बन यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं। जैसे भी आपने पढ़ा मिथाइल, एल्केल में पढ़ा मिथाइल, उसी तरह से पढ़ते हैं मिथाइल अल्कोहल आप पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, एक तो मिथाइल फॉर्म हो गया, एक यूनिट मिथाइल यूनिट हो गया और दूसरा अल्कोहल यूनिट हो गया। तो दोनों मिलकर के क्या बनाए, मिथाइल अल्कोहल बनाए। तो किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं, ये भाग समूह कहलाते हैं। इसमें से एक भाग अति महत्वपूर्ण होता है और यौगिक का रासायनिक गुण इस पर निर्भर करता है, अतः इसे हम क्या कहते हैं, क्रियाशील समूह या अभिक्रियाशील समूह कहते हैं। जैसे अगर हमने मिथाइल अल्कोहल की भी चर्चा की है तो OH ग्रुप अटैच होने के कारण उस पूरे मीथेन का फॉर्म ही चेंज हो जाता है, उसका पूरा गुणधर्म बदल जाता है। तो यही बात यहाँ कहता है कि उस एक यौगिक के समूह में जुड़ने से उसका पूरा गुण निर्भर करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहेंगे। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में यह आता है तो आप ये डायरेक्ट लिखेंगे अभिलक्षणीय समूह क्या है और उसका आप उदाहरण देंगे। अभी जैसे बहुत सारे अभिलक्षणीय समूह या फंक्शनल ग्रुप हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्म हुआ, दूसरा लाइन जो है वो आईयूपैक नेम हुआ, तीसरा कॉमन नेम और चौथा एग्जाम्पल। अब जैसे एल्काइल हेलाइड, एल्काइल हेलाइड क्या है, हैलो ग्रुप का है। हैलो ग्रुप यानी हैलोजन ग्रुप इसमें जनरली हम रखते हैं। तो हैलो एल्केन, एल्केन के साथ अगर वो जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, हैलो एल्केन कहेंगे। और उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल हेलाइड, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन हटा दिया था तो उसे हम एल्कील कहते हैं, तो वो क्या हो गया, एल्काइल हेलाइड। अब इसके साथ क्लोरीन जब जुटेगा तो वो क्लोरोमीथेन, अगर वो CH3 के साथ जुटता है तो मिथाइल क्लोराइड हम उसको कहेंगे, क्लोरोइथेन को मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। उसी तरह से अगर हम अल्कोहल ग्रुप को देखें तो जो इसकी अभी मैंने चर्चा भी की थी OH, तो यहाँ पर क्या होगा, OH के लिए हम यहाँ क्या सब टर्म यूज करते हैं, ऑयल, अल्कोहल का ऑयल यूज करते हैं, तो एल्केनॉल, तो यहाँ एल्काइल अल्कोहल हो गया। अभी आपने पढ़ा था मिथाइल अल्कोहल, अभी थोड़ा सा और इसको हम समझेंगे। इसी तरह से आप अगला देखिए एल्डिहाइड फॉर्म, तो एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्केनेल कहते हैं, एल कहते हैं, उसके लिए एल टर्म यूज होता है। तो यहाँ पर एल्केनेल एल्डिहाइड, इथेनल एल्डिहाइड, प्रोपेनल के साथ होगा तो प्रोपेनलो एल्डिहाइड कहेंगे। इसी तरह से कीटोन के लिए ON टर्म यूज करते हैं, तो यहाँ प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हम कहते हैं एल्कोनोइक एसिड, तो यहाँ पर हो जाएगा मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड। इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच कर करके नया बनाते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए हैलोजन ग्रुप, ये मैंने खुद लिख करके बता दिया था आपको, लेकिन फिर मैंने चार्ट दिया कि वो आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा। यहाँ पर आप देखिए, जैसे अगर हम एल्कोहल ग्रुप की चर्चा करते हैं इथेनॉल के बनाने के लिए, तो आप जानते हैं कि इथेन में कितने कार्बन होते हैं, इथेन का अणुसूत्र क्या होता है। तो यहाँ क्या किया हमने, एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो CH3 CH2 और एक अल्कोहल का ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या हो गया, इथेनॉल हो गया। इसी तरह से अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, तो यहाँ 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन है, तो नेचुरली है कि लंबी श्रृंखला वाली जो अभी आपने पढ़ी थी, तो ये 4 कार्बन ब्यूटेन के हो गए। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसका स्ट्रक्चर देख के समझ गया, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। तो इस तरह से हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ते और समझते हैं। जैसे अगर एक और अभी हम चर्चा करें हैलो ग्रुप की, हैलो ग्रुप जो अभी आपने देखा, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n -X। X यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, हैलो ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉमन नेम क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड। आईयूपैक नेम क्या हो गया, हैलो एल्केन। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिए, कहता है क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले अगर क्लोरोमीथेन ले तो इसका ऐसे ही, जैसे ही हम क्लोरोमीथेन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में आता है कि इसके साथ क्लोरीन ग्रुप अटैच है और ये मीथेन के साथ है। आप जानते हैं कि मीथेन का अणुसूत्र CH4 होता है और एल्कील का हटाने के कारण उसका हमने H हाइड्रोजन हटा दिया, तो वहां पर H हटाने के बाद हमने उसमें क्या किया, एक Cl का जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड।
नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ 2 हो गए और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया CH3Cl। तो ये इस तरह से हम पढ़ना भी जान रहे हैं। मान लिया अगर ये स्ट्रक्चर केवल दिया हुआ और रहेगा कि आप इसका नाम लिखिए, तो आप इसको पढ़ के लिख सकते हैं कि यहाँ चौथा हाइड्रोजन की जगह यहाँ Cl है, तो यहाँ पर क्लोरीन है यानी ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये 1 कार्बन है यानी ये मीथेन है। तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, क्लोरोइथेन जो इसके ठीक बाद का है, इसमें आप इसको क्लोरोमीथेन इथेन क्यों कहेंगे? लेट सपोज अगर क्वेश्चन है क्लोरोइथेन क्यों कहेंगे, तो क्लोरोइथेन यूं कहेंगे क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। आप जानते हैं कि इथेन 2 है तो इथेन होगा, ये लंबी चेन की श्रृंखला की अगर हम बात करें तो। साथ ही इसे 5 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर चूंकि क्लोरीन जो है एज ए फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो ये क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड हो गया। उसी तरह से प्रोपाइल ब्रोमाइड हम कर सकते हैं। अगला आप आए बच्चों देखिए अल्कोहल। अल्कोहल को हम OH से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जनरल फॉर्मूला अगर आता है ऑब्जेक्टिव में, तो वैसे तो ये आता नहीं है, केवल उसका आप स्ट्रक्चर बनाइए या उसका नाम दीजिए, यही आता है। लेकिन फिर भी अगर जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+1 -OH। -OH यहाँ नहीं है, यहाँ OH जो है वो अटैच के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए इंडिकेट किया गया। इसको हम IUPAC नेम में OL जोड़ते हैं। तो आइए आप यहाँ एग्जाम्पल देखिए, मिथेनॉल में चूंकि OL हम अल्कोहल के लिए यूज करते हैं, तो OL, और फिर यहाँ जैसे हमने अभी मिथाइल क्लोराइड बनाया था, अभी हमने क्या बना दिया, मिथाइल अल्कोहल बना दिया OH अटैच कर करके। फिर यहाँ हमने इथेनॉल बना दिया OH अटैच करके। इट इज वेरी सिंपल। आप थोड़ा सा ये एज ए आप इसको नोट्स की तरह भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको काफी मदद होगी समझने में, और आगे की क्लास में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अगला आता है बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड को हम CHO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका भी जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 CHO है, और इसका हम Al एज ए टर्म यूज करते हैं। तो इथेनल एसिटेल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड नहीं कहेंगे, एसिटल एल्डिहाइड कहेंगे। यहाँ पर भी देखिए आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को 2 - 1 क्यों 1? क्योंकि 1 कार्बन हैज टू बी लेफ्ट एज 1 कार्बन नंबर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप। चूंकि फंक्शनल ग्रुप में 1 कार्बन पहले से प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ से हम 1 कार्बन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और इस तरह से इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHO। इसे आप एज ए नोट्स की तरह आप यूज कर सकते हैं, ताकि अगर कभी आपको दिक्कत हो तो आप पलट करके अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं। चूंकि मीथेन है, इथेन है, तो इथेन आप जानते हैं इथेन में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। तो यहाँ हमने 2 कार्बन ले लिया और इसको अरेंज कर दिया। यहाँ ये हो गया क्या, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। यही चीज अभी आपने जस्ट पढ़ा था किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, कि 2 ग्रुप होते हैं और 2 ग्रुप अटैच होकर करके भी किसी भी यौगिक का रासायनिक गुण धर्म को तय करते हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया एल्काइल ग्रुप, और ये एक फंक्शनल ग्रुप हो गया जो किसका है, एल्डिहाइड का है। आई होप कि आप उस पिछले वाले स्लाइड के साथ कोरिलेट अगर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे अभी आपने पढ़ा कि 2 ग्रुप होते हैं, तो 2 ग्रुप हो गया, एल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। दोनों को आप अटैच करिए तो यहाँ बिल्कुल नया एक चीज आपको मिलता है, एसिटेल्डिहाइड मिलता है। अभी आप आगे एक और एग्जांपल से समझे, जैसे इसको प्रोपेनॉल नल की बात करते हैं, तो यहाँ भी वही चीज है, C2H5CHO है, और इसको भी हमने ऐसे अरेंज किया है। 3 कार्बन है, तो प्रोपेन के लिए 3 कार्बन हम यूज करते हैं, तो 1 2 3, और यहाँ पर हमने एल्डिहाइड ग्रुप को अटैच किया है। और ये एक एल्काइल ग्रुप हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, जो किसका है, एल्डिहाइड का है। और यही तो होता है, अगर C2H6 होता तो ये हम इसको क्या बोलते, इसको हम प्रोपेन बोलते, C2H6 होता है प्रोपेन के लिए। तो यहाँ पर हमने एक हटा दिया, तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया और ये फंक्शनल ग्रुप। बच्चों यहाँ पर जो भी मैं डिस्कस करूँ उसको आप पीछे वाले स्लाइड के साथ मिला के कोरिलेट करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। यहाँ पर मेन मेरा मोटो ये समझाने का है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को पढ़ नहीं पाते, या अगर वो जानते भी हैं तो फिर उसको बना नहीं पाते, तो उस चीज में उन्हें दिक्कत ना हो, उसे वो बहुत आसानी से समझ ले, बहुत आसानी से सॉल्व कर सके। अगला हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं एसिड का। तो यहाँ पर COOH जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे अब एग्जांपल ने मीथेनोइक एसिड, यहाँ पर क्या है, फॉर्मिक एसिड भी इसको हम कहते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 - 1 0, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट है
यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कार्बन की जरूरत नहीं होगी। तो C0H2 × 0 + 1, तो यहाँ पर COOH ही हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। और ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देखिए किसका, मिथेनोइक एसिड का। इसी तरह से अगर हम इथेनोइक एसिड की बात करें तो उसका CH3COOH क्यों आया है, ये आप यहाँ पर देख कर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, देखिए CC2 और यहाँ OH ग्रुप हो गया, ये O और ये एल्काइल ग्रुप हो गया, जो कि किसका है, इथेन का है। अगला बच्चों देखिए कीटोन है। कीटोन की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके दोनों तरफ क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है और ये बीच में अरेंज होता है, ये फंक्शनल ग्रुप। कीटोन इज प्रेजेंट बिटवीन 2 एल्काइल ग्रुप। कहाँ पर, 2 एल्काइल ग्रुप के बीच में कीटोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आप किसी भी लंबी कार्बन की श्रृंखला है उसके बीच में अगर आप CO देखते हैं तो आप सीधे समझ जाएंगे कि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का मेंबर है। इसका जनरल फॉर्मूला आप देखिए CnH2n + 1, इधर भी और बीच में हम कीटोन को रखेंगे। IUPAC नेम क्या होगा, एल्कोन 1 यहाँ यूज करेंगे, और इसका कॉमन नेम ऐसा कुछ हम यूज करते नहीं हैं। जैसे आप यहाँ देखिए प्रोपेन, एसीटोन जिसको हम कहते हैं, हमने इसके फॉर्मूला पर सेट किया तो CH3COCH3 आया। और ये उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं, 3 कार्बन अरेंज है, इधर जो है वो 3 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन है, ये मिथाइल और बीच में ये कीटोन। और इसको हम क्या कहेंगे, डाई मिथाइल कीटोन। डाई क्यों कहेंगे बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई भी चीज 2 बार होती है तो उसे हम डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा यूज करते हैं। तो यहाँ 2 मीथेन ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो हम इसको क्या कहेंगे, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल यानी डाई मिथाइल। और ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो गया डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरह से आप एक और देखें ब्यूटेनॉन, तो ब्यूटेनॉन को भी आप वैसे ही देखेंगे, तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉन हो जाएंगे। तो CH3 इधर और CH2 इधर है। यहाँ पर अंतर क्या है, इधर हमने एक मिथाइल ग्रुप को रखा और इधर इथाइल ग्रुप को रखा और बीच में कीटोन है, इथाइल मिथाइल कीटोन इसको कहेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन आता है बच्चों की, होमोलोगस सीरीज या समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो समजातीय श्रेणी की चर्चा अभी मैंने पूर्व में ही की थी, जो आप पढ़ते हैं मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, वो सब वही हैं। यानी एक सीरीज उनकी चल रही होती है और उनके बीच में जो 2 के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि आपने देखा CH2 का कॉमन डिफरेंस, आप मीथेन से इथेन में जाए, इथेन से प्रोपेन में जाए, प्रोपेन से ब्यूटेन जाए, एक कॉमन डिफरेंस होते जा रहा है। तो इस तरह से अरेंज कार्बनिक यौगिक को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और उनके इससे क्या होता है, इनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है, क्योंकि डिफरेंस इज सेम, अंतर इनमें बिल्कुल बराबर का है। जैसे आप यहाँ देखिए मिथेनॉल, इथेनॉल एज एग्जांपल लिया गया है अल्कोहल ग्रुप का, तो अब देखिए यहाँ सब में OH ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम 2 की चर्चा करें CH3 इसमें, तो एक CH2 ग्रुप का अंतर हो रहा है, यहाँ भी आप देखिए वही अंतर हो रहा है, यानी द डिफरेंस इज सेम। तो इस तरह से अरेंज यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे या समजातीय श्रेणी कहेंगे। अब आता है समावयवी। समावयवी या आइसोमरिज्म कहने का मतलब ऐसे कार्बन परमाणु, कार्बनिक यौगिक जो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जैसे, और इससे क्या होता है, उनके रासायनिक और भौतिक गुणों में भी अंतर पाया जाता है। जैसे अभी आप देखिए यहाँ एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, पेंटेन, मिथाइल ब्यूटेन और डाइमिथाइल प्रोपेन को आप इसमें देखिए, ये आइसोमेरिज्म है। कैसे है इसको थोड़ा सा आप समझिए। इसको हमने पेंटेन नाम दे रखा है, इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है और इसका नाम 2 डाइमिथाइल प्रोपेन दे रखा है। नाम से ही पता चला कि तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर आप तीनों को ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करिए। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन, इसमें गिनिए 1 2 3 4 5 कार्बन, यहाँ भी 1 2 3 4 5 कार्बन। कार्बन की संख्या बराबर। अब हाइड्रोजन की संख्या की बात करें, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 3 2 5 6 3 9 3 12, 3 3 6 3 9 3 12,
यानी कार्बन जो है वो 5 है और हाइड्रोजन 12 है और ये सभी में एक समान उपस्थित है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग होने के कारण ये क्या हो गए, आइसोमेरिज्म कहे गए। ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म कहेंगे। आप समझ रहे होंगे, आई होप कि ये डिफिनेशन अब आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र तो समान ही है ना, C5H12 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 तीनों में आप देखें, बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। आप यहाँ देखिए ये लीनियर में अरेंज है, यहाँ जो है वो क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट फॉर्म में आ गया, यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट फॉर्म में आ गया। तो इनका स्ट्रक्चर अलग होने से ये आपस में क्या हो गए, आपस में एक दूसरे के साथ वो क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए, आइसो समावयवी हो गए। अब जैसे इसको हम थोड़ा सा पढ़ने की का भी सीख लें, कैसे पढ़ते हैं। तो चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आप जानते हैं कि 5 कार्बन जब प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम पेंटेन कहते हैं, तो ये पेंटेन है। अब पेंटा तो हम जानते हैं, लेकिन पेंटेन क्यों है, पेंटीन क्यों नहीं, पेंटाइल क्यों नहीं, तो इसलिए नहीं क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से अरेंज हैं, और आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड से जब अरेंज होते हैं तो वो क्या होते हैं, उन्हें हम ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्केन यूज करते हैं, ANE टर्म यूज करते हैं, तो हमने ANE लगा दिया तो ये पेंटेन हो गया। अब आप दूसरे को पढ़े, यहाँ भी लीनियर में आपने शुरू में ही पढ़ा था नामकरण के लिए कि सबसे पहला हमारा ये स्टेप होता है कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बन को हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले जब हम कार्बन को कंसीडर करते हैं तो यहाँ कार्बन 1 2 3 4 है, यानी 4 कार्बन, ब्यूटेन, ब्यूटा, तो ब्यूटा आ गया, ठीक है। ये सिंगल चेन से अरेंज है, उसके लिए हम एन यूज करते हैं टर्म, यहाँ भी वही संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है, तो वहाँ एन हमने लगा दिया। लेकिन ये जो चीज है वो नीचे सब्स्टिट्यूट फॉर्म में आ जाए। जब बच्चों नीचे आ जाता है कोई चीज झुका हुआ, लटका हुआ दिक्कत, उसे हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जो कि मैंने पहले भी लिखा है, आप पिछले वाले स्लाइड को देखेंगे एक बार और से, कि हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 हम इधर से भी कर सकते हैं, हम इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि किधर से गिनना आसान होगा। तो अगर हम इधर से जाते हैं 1 2 3 4, तो ये जो कार्बन की जो यहाँ अटैचमेंट है वो तीसरे नंबर पे है, इधर से जाते हैं 1 2 तो ये दूसरे नंबर पे है, तो हम जो लोएस्ट नंबर होता है ये उसको हम कंसीडर करेंगे। तो ये 1 2 2 पे आ गया, और 2 पे आने के बाद ये जो यहाँ सब्स्टिट्यूट है वो क्या है, मिथाइल है, मिथेल है, मिथेन तो है नहीं क्योंकि हमने इसका एक हाइड्रोजन तो हटा दिया, तो ये एल्काइल ग्रुप का हो गया, तो ये क्या हो गया, मिथाइल। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, और इसी समझ को हम इस पे यूज करेंगे तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ताकि एग्जाम में इसी तरह के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आते हैं जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सके। साथ ही ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा आप हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो इसको हम कंसीडर करें। एज यूजुअल हम यूज द फर्स्ट प्रोसेस, जैसा हम पहले यूज करें हैं। तो ये लीनियर अरेंज है, तो 3 कार्बन अरेंज है, तो नेचुरली 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, यहाँ प्रोप एन होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अरेंज है, तो ये प्रोपेन हो गए। अब हम इनकी सब्स्टिट्यूट की पोजीशन देखते हैं। अभी आपने जाना कि हम इनकी नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3, हम इधर से जाएं तो भी ये सब्स्टिट्यूट दूसरे कार्बन पे अटैच है, इधर से जाए 1 2 3 तो भी दूसरे कार्बन पे ही अटैच है। तो हम किसी भी तरह से काउंट करें ये दूसरे कार्बन पर ही अटैच है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। चूंकि ये दोनों तरफ है तो ये 2 2, और एक ही चीज है, यहाँ भी ये मिथाइल और यहाँ भी मिथाइल, तो 2 मिथाइल है, और आप जानते हैं कि 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह से बच्चों बहुत लंबे लंबे अरेंजमेंट को हम पढ़ सकते हैं और स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर बना हुआ तो हम उसके लिए का हम नामकरण कर सकते हैं, और नाम दिया हुआ तो हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि कार्बन के 2 खास गुण क्या होते हैं, उनके बारे में बताइए। तो कार्बन की सबसे बड़ा गुण जो होता है वो उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है। आप जानते हैं किसी भी तत्व का जो आउटर सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट होते हैं वो उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो कार्बन में का क्या है, मॉलिक्यूलर वो 6 है, तो उसके पहले सेल में तो 2 होता है, दूसरे में 4 होता है, तो 4 उसकी क्या होती है,
वैलेंसी होती है। इसी को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि कार्बन की संयोजकता कितनी है, तो 4 है। और इसी 4 को वो अष्टक पूर्ण करने के लिए वो 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो जाती है, जिसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दूसरा है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है कि आप एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा है कि डीएनए की एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है, या आपने प्रोटीन पढ़ा है तो प्रोटीन में आपके न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला हो जाती है। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड मिल करके एक लंबा सा पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड से एक प्रोटीन बन जाता है। तो ठीक उसी तरह से कार्बनों में भी ये इस तरह का गुण होता है कि वो एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, जिसे हम कैटेशन कहते हैं। अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, वो कहते हैं कि कार्बन के रासायनिक गुण धर्म को बताएं। या तो यहाँ पे 2 की मैंने चर्चा की है, एक तो है दहन और दूसरा संकलन अभिक्रियन। लेकिन दहन पर क्वेश्चन आता है कि कार्बन को एज ए दहन के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, या कार्बन के जो पदार्थ है उसको हम बहुत ज़्यादा ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें होती है कि ये काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा को रिलीज करता है, साथ ही ये लाइट भी रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। दूसरा हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, तो कुछ ऐसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके क्या बनाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो आई होप कि आप असंतृप्त कार्बन क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। असंतृप्त कार्बन वो कार्बन हुए जो उनके साथ बॉन्डिंग बनाने पर हाइड्रोजन के साथ वो संतृप्त नहीं होते हैं। तो इसके लिए वो क्या बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बॉन्ड बनाते हैं, जिसको हम द्विबंध त्रिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर भी संकलन अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा हाइड्रोजन परमाणु जो है वो और कार्बन के साथ अटैच होते हैं, और इस प्रक्रिया को संकलन अभिक्रिया यानी संकलित करने की, मिलाने की अभिक्रिया या हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। अगला आप देखिए उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को प्रभावित करते, उसके रेट को प्रभावित, उसमें वो भाग नहीं लेते लेकिन वो उसके रेट को प्रभावित करते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए प्रोपेन के साथ कैटलिस्ट को हमने यूज किया और ये क्या हो गया, प्रोपेन बन गया। प्रोपीन के साथ ये था, ये प्रोपेन बन गया। ये असंतृप्त था, यहाँ ये अब क्या हो गया, संतृप्त हो गया। प्रतिस्थापन क्रिया क्या है, तो प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है कि जब क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन के परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे आप इसको देखिए, मीथेन के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया हो रही, तो यहाँ क्या हो गया, मिथाइल क्लोराइड बन गया और ये हाइड्रोजन क्लोराइड अलग से बन के निकल गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित क्रिया कहेंगे। इसी तरह से एक और है इथेनॉल। क्या होता है, तो इथेनॉल क्या, अल्कोहल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो हम भी बिवरेज पीते हैं उसका एक मुख्य अंग होता है। तो इस पर एक रिएक्शन दिया हुआ, जो रिएक्शन शायद आता है कि रिएक्शन विद सोडियम के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो कैसे बनता है, और जब एक कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो इथेन में कन्वर्ट होता है। जब हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही एक ये भी क्वेश्चन आता है कि साबुन और उपमार्जक क्या है और इनके बीच में अंतर क्या है, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो आप इसको बच्चों ये एज ए नोट्स टाइप का है, इसको आप लिख सकते हैं। अगला देखिए आप मिसेल्स क्या होते हैं, तो साबुन के वैसे अणु जिनके दोनों सिरों में विभिन्न गुणधर्म होते हैं, जो जल में विलय को जलरागी तथा मैल में विलय को जल विरागी कहते हैं। ये 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं और ये क्या होते हैं, जल के अणु के साथ विशेष व्यवस्था होती है, जिसको कारण इन्हें हम मिसेल्स कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ हाइड्रोफिलिक बॉन्ड है, यहाँ हाइड्रोफोबिक एंड है। फोबिक माने पानी से भागने वाला, फिलिक यानी फील करने वाला, पानी को चाहने वाला, पानी की ओर अट्रैक्ट होने वाला। तो यहाँ ऑयल ड्रॉपलेट है, तो ऑयल ड्रॉपलेट में आप देखिए कि ये हाइड्रोफोबिक बॉन्ड यानी पानी से दूर भागने वाला जो बॉन्ड है वो सब वाटर की ओर है, और जो हाइड्रोफिलिक बॉन्ड है वो बाहर की ओर है। यहाँ देखिए सोडियम का है। तो कहते हैं कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल जो होता है मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाते हैं और जो कपड़े होते हैं वो साफ हो जाते हैं। जैसे इस तरह को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये बताएं कि कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं, तो उसमें आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है,
तो बच्चों मैंने पिछले कक्षा में ही चर्चा की थी कि आप सभी जानते हैं कि कार्बनिक पदार्थों से ही जीवों का निर्माण हुआ है। तो ये जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं इसके बारे में बहुत पहले से लोग सोचते थे, हमारे दार्शनिक वैज्ञानिक सोचते थे। तो उस सोच का ये परिणाम था कि उनको लगता था कि ये जो कार्बनिक यौगिक हैं वो जीव की शक्ति का मूल स्रोत है और इसे हम प्रयोगशाला में कभी बना नहीं सकते हैं, यह स्वतः किसी भी जीव में मौजूद होता है या उत्पन्न होता है। लेकिन वोलर ने 1828 में प्रयोगशाला में अमोनियम थायोसल्फेट को गर्म किया और इससे उन्हें यूरिया मिला, जो एक कार्बनिक पदार्थ था। और इस तरह से ये बात का खंडन किया गया कि कार्बनिक पदार्थ जीवों में स्वतः मौजूद नहीं होता है, उसे हम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं और उसका अन्य चीजों में उपयोग कर सकते हैं। तो अब तक आप देखें कि 10 लाख से अधिक कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो चुका है। तो आप सोचिए कि वोलर ने कितनी बड़ी खोज की और हमें एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दुनिया के सामने एक नया कॉन्सेप्ट किया कि नहीं आप ये भूल में नहीं रहिए कि ये स्वतः होगा, वी कैन क्रिएट इट। तो इस तरह से जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। इसके साथ ही बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसको कि आप सॉल्व करेंगे। ये सभी किताब से लिए गए हैं जिसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है, आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद इसके आंसर को मैच करेंगे। इसमें जैसे है रिक्त स्थानों की पूर्ति भी है, जैसे फुल्लरीन को द्वारा निरूपित किया जाता है, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ा है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है आप जानते होंगे, हीरा। एसीटोन का क्रियात्मक समूह क्या है, बेंजीन में कुल परमाणु की संख्या कितनी है। तो ये सब बहुत आसान सी क्वेश्चन है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे। साथ ही सही गलत का आप आंसर करेंगे। यहाँ मैंने आंसर का लिस्ट भी दे रखा है। इसके अलावा कई और क्वेश्चंस हैं, जैसे पेंटेन के लिए 3 संरचनात्मक आकृति को आप दिखाएं। दूसरा देखिए कहता है कि कार्बन के वो ऐसे 2 कौन से गुण धर्म हैं जो 4 कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या में दिखाई देती है। तो सबसे पहले वही कैटेशन की प्रक्रिया है जिसमें वो लंबी चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सीधी भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है, रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरा टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन। अगला देखिए कि निम्न यौगिकों की संरचनाओं को चित्रित कर दिए, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल। तो इसको आप क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका नाम दिया हुआ है। तो आप जब नाम दिया हुआ है तो आप बनाइए इसको एथेनोइक। तो ये आप जानते हैं कि ये इथेन का है। तो इथेन के लिए हम जानते हैं कि कितने 2 कार्बन होते हैं, तो हमने 2 कार्बन रखा और ये इथेनोइक का स्ट्रक्चर दे दिया। दूसरा ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमो का मतलब ये 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन। और पेंटेन है तो यहाँ हमने पेंटेन है, तो ब्रोमो फिर किसके लिए, ब्रोमीन के लिए आ गया, सॉरी ब्रोमियन। और ये पेंटेन के लिए 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन हमने लगाया, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन की हमने अरेंजमेंट की और ये हमारा ब्रोमोपेंटेन हो गया। उसी तरह से ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन ONE देखते ही हमें जान लेना चाहिए कि ये किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो हम उस तरह से उसको अरेंज करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हम अरेंज कर करके अपने क्वेश्चन को काफी अच्छे से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि प्रयोग द्वारा आप अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे अंतर करेंगे ये बताएं। तो इसके लिए हम 2 टेस्ट लेंगे, एक एसिड टेस्ट करेंगे, दूसरा हम अल्कोहल टेस्ट करेंगे और इससे हमें उसका आंसर मिलेगा। दूसरा है ऑक्सीकारक क्या है, तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं या हाइड्रोजन को हटा करके उपचयित करते हैं, जैसे K2CrO7 KMnO3 ऑक्सीकारक है जो एथेनॉल को ऑक्सीजन देकर के क्या करते हैं, एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको आता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी को आप दिखाएं, तो ये कार्बन है, इसके चारों ओर आप देख रहे हैं। अगर मान लिया कहीं पर जैसे ये खाली जगह, यहाँ पर कोई कुछ नहीं, कोई एलिमेंट नहीं, तो वहां पर हम हाइड्रोजन अपने आप अटैच कर देंगे क्योंकि कार्बन के साथ हमेशा हाइड्रोजन आता है। आयुपेक नेम को हम कैसे, ये बहुत शॉर्ट में एक तरह से समरी कहिए कि दिया हुआ है। आयुपेक नेम का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, तो अगर सिंगल बॉन्ड एक लाइन से हमें दिखाता है तो उसके साथ हम एन जोड़ेंगे, 2 बॉन्ड है तो ENE जोड़ेंगे, 3 बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये समरी है, जैसे इथेन, इथीन, इथाइन और
3 कार्बन के साथ है तो ये प्रोपेन, चूंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो N जोड़ेंगे। और वो जो मैंने नामकरण की बताए चर्चा की थी वही चीज यहाँ पर भी है कि जैसे हम किसी का नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। एक छोटा सा इसको आप देख लें तो 1 2 3 4 कार्बन है तो नेचुरली 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 इधर से करें या 1 2 3 4 इधर से करें, किधर से भी हम करें तो ये ब्यूटेन है। दूसरा आप देखें यहाँ ब्यूटेन 2ENE, 2ENE क्यों कहेंगे क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो ब्यूटेन कहेंगे। और इसी को फिर हम आइसोमर कहेंगे, क्योंकि अभी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। दूसरा यहाँ लिख भी दिया है कि वैसे ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर फार्मूला एक हो पर स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग होने हम आइसोमर कहते हैं। जैसे कि ये ब्यूटेन और यहाँ 2 मिथाइल प्रोपेन जो है वो आइसोमर है। ये यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है, अगर एग्जाम में आता है आइसोमर को विथ एन एग्जाम्पल आप उसको बताएं तो आप लिखें, वरना पिछले स्लाइड में इसकी चर्चा की गई है और मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाया भी है। अब जैसे आप देखिए एक और कि यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूट है इनको हम कैसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर से जाते हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जब हम काउंटिंग करते हैं तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो 6 कार्बन है क्या है तो हेप्टेन होगा, ठीक है। इसके बाद आप इधर से करें तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूट है और चौथे नंबर पर एक सब्स्टिट्यूट है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम बॉन्ड को देखेंगे और फिर सब्स्टिट्यूट को प्रायोरिटी देते हुए हम नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि तीसरे नंबर कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूट अटैच है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर चौथे पे है तो 4 लिख देंगे और डैश दे करके, चूंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, मिथाइल ग्रुप के हैं, तो डाई मिथाइल हेप्टेन लिखेंगे। उसी तरह से अगर हम इसकी चर्चा करें 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो नेचुरल है ब्यूटेन होगा, तो ये ब्यूटेन हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 2 हैं, 1 2 3 4, 2 पे भी है और 3 पे भी है। इधर से भी आप आए तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर भी दूसरे नंबर पर क्लोरीन हो जाएगा, तीसरे पर ब्रोमीन हो जाएगा। इधर से जाए तो दूसरे पर ब्रोमीन, तीसरे पर क्लोरीन हो जाएगा। तो कोई विशेष अंतर तो पड़ नहीं रहा, लेकिन हम यहाँ पर अब किसको हम प्रायोरिटी दे तो सबसे पहले हम इसमें चूज करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद हम बॉन्डिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट को हम प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी देने में हम अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप तो है ही, साथ में बॉन्डिंग भी है। तो यहाँ पर अब ये दोनों में किसको हम दे तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फाबेटिकली चलेंगे। तो अल्फाबेटिकली में सबसे पहले बी आता है तब सी आता है, तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे तब हम क्लोरीन को लिखेंगे। तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ आप देखें, इसमें भी आप देखें कि पहले बॉन्ड तब सब्स्टिट्यूट की प्रायोरिटी देते हुए हम नेमिंग करेंगे। जैसे 3 ब्रोमो प्रोपो 1 इन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि प्रोपो है 3 कार्बन है, तीसरे नंबर पर ब्रोमीन है और पहले के साथ ये बॉन्डिंग कर रहा है, तो यहाँ पर 3 ब्रोमो प्रोपेन। तो बच्चों इसी के साथ हम अपने पूरे क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। आई होप कि आप पूरे इस क्लास को समझे होंगे और इसको सीखने की कोशिश किए होंगे। इसमें पूरा का पूरा फोकस जो था वो आपके एग्जाम को लेकर के था। तो आई विश कि आप अपने एग्जाम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे अंकों से पास करेंगे और हम सबका नाम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा प्रयास सार्थक होगा। थैंक यू।